हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने सेट नंबर 9 कंप्लीट किया हुआ है और सारे सेशंस को आप बड़े ध्यान से आप उनको पढ़ रहे होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा सेशंस को देख करके, है ना। बड़ी डीपली डिस्कशन होती है, यानी कि एक सेशन बनाने में आपको लगता है कि 35-40 मिनट है ना, लेकिन उसके पीछे मेहनत होती है ना। उसको अपलोड करना पड़ता है, एडिट थोड़ा जो भी उसमें करना पड़ता है ना। तो काफ़ी लंबा समय उसमें लगता है। आपको लगता होगा कि थोड़े समय में हो जाता है काम, ऐसा नहीं है। आप बस आप लगातार पढ़ते रहिए, सेशंस ऐसे आते रहेंगे। मेहनत तो इंसान को करना ही पड़ेगा। आपके पास अगर आप तक अगर वीडियोस पहुंच रही हैं तो आप मज़े से केवल पढ़ते रहिए, आप है ना। लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिए, है। निरंतरता ज़रूरी है। बीच में आप ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें, है ना। चीज़ें छोड़ने पर क्या हो जाती है, फिर चीज़ें धीरे धीरे दिमाग से निकलने लगती हैं। और आप अगर लंबे समय तक अगर आपको अपने माइंड में चीज़ों को सेट करके रखना है तो आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस एक रामबाण है, एक ऐसा तरीका है जो आप लंबे समय तक अपनी माइंड में उस चीज़ को जो आप पढ़े हो उसको आप रख सकते हो, है ना, प्रैक्टिस की मदद से। तो यही एक तरीका है गणित में, कोई भी हो, है ना, चाहे वो फिजिक्स हो, गणित हो, मैथ हो। गणित मतलब मैथ, है ना। तो प्रैक्टिस पर बेस्ड है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने ही ज़्यादा परफेक्ट बन जाओगे। प्रैक्टिस अगर छूट गई तो चीज़ें धीरे धीरे फिर निकलने लगती हैं आपके दिमाग से। तो ऐसा है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सेट नंबर हम स्टार्ट करेंगे आज। अब मैंने इसमें जो भी सेट नंबर 9 तक इसमें आपको दिया हुआ था 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 9 सेट को मैंने कम्प्लीटली सॉल्व करा हुआ है। आप प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको पूरी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएगी। पूरा सेट मैंने कंप्लीट करा हुआ है। अब सेट जो स्टार्ट होगा वो आपके पास जो लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सेट अब स्टार्ट करने वाले हैं हम। अभी तक जो आपके पास नई गाइडलाइन के हिसाब से जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनके अकॉर्डिंग आपको सेट दिए हुए थे, उन सेट को मैंने सॉल्व करा हुआ है। अब आपको यहाँ पर 20 नहीं मिलेंगे क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन है, 2019 का सेट है ये। तो इसमें आपको जो भी उस समय का सिस्टम रहा उसके अनुसार ही यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम होंगे, 5-6 जो भी वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। बाकी जो मैंने 9-10 करवा दिए हैं उनको आप जाकर के देखिए, उसमें 20 आपको मिलेंगे नए सिलेबस के हिसाब से, है ना। चलो, तो आज का जो सेट होगा वो 822 AV, ध्यान में रखना। ये है ना। ये नोट पॉइंट में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है।
अगर आपको पढ़ाया गया होगा पॉलिनोमियल्स, है ना, बहुपद, है ना, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर ये बताया गया होगा कि एक द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं और न्यूनतम कितने शून्य हो सकते हैं, है ना, ये आपको ज़रूर बताया गया होगा। नहीं मालूम है तो बताई जा रहा है आपको, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको ऑप्शन से ही हम देखेंगे। ये इसमें आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो अगर आप देखो इसके नाम में ही चीज़ें हैं, वो क्या है, एक द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर जो बहुपद की बात करी गई है वो द्विघात बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। क्या हो, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो द्विघात बहुपद है। सिंपल है, आपको मालूम, जैसा नाम है वैसा आपको ये बताता भी है कि द्वि का मतलब द्विघात का मतलब घात, मतलब द्विघात वाला बहुपद। तो द्विघात वाला बहुपद जो है उसी को हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। और उसके अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। तो आप अगर द्विघात बहुपद का जर्नली सूत्र देखोगे तो वो क्या होता है, ax² + bx + c। ये आपके पास एक द्विघात बहुपद होता है। ax² + bx + c बराबर 0 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बराबर 0 लिख दिया तो फिर वो बहुपद नहीं रहेगा, पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, वो फिर इक्वेशन बन जाएगी। बड़े ध्यान से चीज़ों को डेप्थ में आप समझिए, है ना। मैंने इक्वल इसलिए नहीं लगाया कि इक्वल लगाने से फिर ये एक इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ पर इक्वेशन की बात करी नहीं गई है, यहाँ पर बात करी गई है पॉलिनोमियल की बहुपद की, है ना। आप हो सकता है कि आप इसको नाम दे दो p(x), है ना, कि p(x) बराबर ये है, बराबर 0 हमने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। x जो है यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। x जो है देखो ये क्या वेरिएबल है, मतलब ये वेरिएबल जो होते हैं वो समय के साथ निरंतर बदलते रहते हैं ना। कहीं पर x का मान 1 है तो कहीं 5 है तो कहीं 6 है कहीं 7 है। तो ऐसे आप सॉल्व करते होगे जो है वेरिएबल को, तो आपको निकलता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अधिकतम इसके कितने शून्य हो सकते हैं, तो अधिकतम मतलब जितनी ज़्यादा जिसकी पावर होती है उसके उतने ही ज़्यादा शून्य होते हैं ना। जैसे यहाँ पर अगर हम कोई त्रिघात बहुपद लिख देते ax³ + bx² + cx + d लिख देते तो उसके अधिकतम कितने शून्य होते, 3 शून्य होते हैं। यहाँ पर अधिकतम पावर कितनी है, अधिकतम पावर 2 है। जो वेरिएबल है, वेरिएबल की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब जो द्विघात बहुपद होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो शून्यक हैं वो 2 होंगे, इससे ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते द्विघात बहुपद के। डन, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शून्यक इसके कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। क्लियर आपको। चलो अगले क्वेश्चन मूव करते हैं हम। यदि tan a बराबर 4/3 sec a का मान होगा, चलो ये कहा हुआ है आपके से, ठीक है। तो इसको लगाने के 2 तरीके हैं, है ना। दोनों मेथड में समझाने वाला हूँ, आपको जो अच्छा लगे उसको आप एब्जॉर्ब कर लीजिए। दोनों आप एब्जॉर्ब करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेस्ट है ना। तो दोनों तरीके में बताने वाला हूँ। एक तो आप सर्व समीकरण से इसको सॉल्व कर सकते हो, और एक तरीका है आप एक समकोण त्रिभुज बना करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है ना। चलो मैं पहला तरीका यहाँ पर लगाता हूँ, फिर दूसरे तरीका, दोनों तरीके से आपको बताते वाला। चलो देखो, आपको दिया हुआ है tan 4/3, है ना। tan a बराबर है, ये आपसे पूछा है सेकेंड। चलो देखिए, आपको मालूम होता है कि 1 + tan² a बराबर sec² है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए।
है ना, कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए होता है। ठीक, क्लियर। चलो देखो, इसका मतलब कि 1 + tan स्क्वायर ए, है ना, अगर हम sec ए लिखें तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इसका अंडर रूट लगा देंगे। बात पता चली कि नहीं चली? हमने क्या करा, इधर से स्क्वायर हटाया और इधर हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। सिंपल है ना। इधर लिख दो। इतनी बात अगर समझ में आई है तो आगे हम मूव करते हैं। मैंने क्या करा, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए होता है। नो ने आपको ये चीज़ आनी चाहिए पहले से, है ना। इधर का स्क्वायर हटा दिया तो इधर हमको अंडर रूट लगाना पड़ेगा, है ना। पावर में 1/2 लाने पड़ेगा। पावर में 1/2 का मतलब अंडर रूट, है ना। 1 + tan स्क्वायर ए, तो sec ए बराबर अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर ए। चलो देखो क्या करेंगे हम, sec ए बराबर 1 + tan ए आपको दिया है 4/3, इसका स्क्वायर है तो इसको tan ए के प्लेस पे 4/3 लिख दिया। 4/3 है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। बात आपको पता चल रही होगी। 2 तरीके बताने वाला हूँ, जो आपको बेटर लगे वो इसको आप ले लीजिए, है ना। 1 + ये 4 चौक 16, 3 तियाँ 9। ठीक, 4 चौक 16, 3 तियाँ 9। चलो बराबर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए और 16 ऐड कर दीजिए नीचे। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, है ना। 16 9 25/9। अब आप ही देखो, ये 25 का अंडर रूट है, 9 का भी अंडर रूट है, तो 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है, और इसका 3 होता है। यानी कि sec ए जो होगा वो 5/3 होगा। अब इसका सेकंड मेथड भी हम लगाते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट था sec ए बराबर 5/3। मेथड नंबर सेकंड, यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपको एक मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, इसका A है, ये B है, ये C है। इसको हम A लिया है ना, यहाँ पर sec ए पूछा तो A हम इसको, ये थीटा मान के चलिए, A दिया है तो A यही थीटा है, ये 90 है। तो इसके हिसाब से अगर ये A है मतलब ये थीटा एंगल है, ये आपके पास 90 है, तो इससे ये क्या होना चाहिए, इसको आधार होना चाहिए। आप ही बताओ आधार होगा कि नहीं होगा। जहाँ पर थीटा है और 90 है उसके बीच में क्या होता है, हमेशा बेस होता है ना। और फिर ये देखो थीटा है ना, थीटा के सामने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर है ना। ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर है, तो इसके हिसाब से ये वाला आधार हो जाएगा, उसके सामने का ये लंब हो जाएगा, है ना। ये चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। ये आपके पास क्या है, कारण है। उम्मीद है कि आपको इतनी बात पता चली होगी। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर, जो आपको अच्छा लगे। तो हमने एक रिज़ल्ट निकाला हुआ है, इस sec ए बराबर यहाँ से आया है, वही होना चाहिए, है ना, 5/3 यही आना चाहिए। चलो देखो कैसे भी आप लगाओगे दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखो tan आपको मालूम है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसमें लंब देखिए क्या है, लंब आपको दिख रहा है 4, है ना। और यहाँ पर आप देखो, क्योंकि ये अनुपात है, एक रेशियो है, तो इसको आप 4 के ले लो, 3 के ले लो, कोई दिक्कत है ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 है तो ये 3 है, ये 8 है तो ये 6 है, ये 12 है तो ये 9 है, ये 16 है तो ये 12 है। इसके अनुसार ये बदल जाएगा। तो आप कोई ऐसा कुछ मान लो, आप के ले लो, यहाँ पर के ले लो, तो इसके अनुसार जैसे जैसे बदलेगा तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम के ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। के ले लिया, क्या ले लिया, आप चाहोगे वो ऐसे सॉल्व करो तब भी बात वही है, लेकिन ये लेना ठीक है, क्योंकि ये बदल जाएगा ना। अगर कहीं बदल, जैसे ये 8 हो गया तो ये 6 हो जाएगा, तो उनके अनुसार ये अपने आप चेंज हो जाएगा, दोनों साथ में। इसलिए हमने के इसके साथ ले लिया, और नीचे भी हम क्या लेंगे, लंब बटे आधार। आधार है आपके पास यहाँ पर 3 के है। ठीक, क्लियर।
अब यहाँ पर आप खुद ही देखो, पाइथागोरस लगा दीजिए उसमें। ये देखिए पाइथा, चलो लंब आपको दिख रहा है और ये यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक। 16/9 ये हो जाएगा। तो अगर आप कर्ण देखोगे, इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, इधर का स्क्वायर हटा, इधर अंडर रूट लगा दिया, है ना। चलो देखो, कर्ण बराबर ये तो 5 हो जाएगा और के स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हटेगा तो के बच जाएगा, है ना। तो 5 के आ गया, यानी कि ये कितना आ गया 5 के। हमसे क्या पूछा है, सेक ए। तो आप बताइए सेक ए बराबर या सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। आपको मालूम है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, आपको इसको याद होना चाहिए। कर्ण यहाँ पर आप देखो 5 है, कर्ण कितना है 5 के है, आधार क्या है 3 के है, के से के कट गया। आप यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो इसके 2 मेथड हैं, ये मेथड नंबर 2 था, है ना। तो दोनों मेथड से इसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आराम से इसको। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा, आराम से इसको आप बना पाओगे। अगर पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बड़े आराम से बन जाएंगी। चलो अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ये क्वेश्चन है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। आप ही बताओ 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याएं, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं बताओ। धनात्मक होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए, है ना। आपको नेगेटिव लेनी नहीं है, आपको पॉजिटिव लेनी है और आपको सम भी लेनी है। मतलब जैसे 2 ले लिया, 2 1 जो मतलब 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, 2 से क्या कर जाएं, कट जाएं, वही आपके पास क्या है सम संख्या है। तो 2 से कट जाएगा। 4 ले लो आप, 6 ले लो, लेकिन आपको 1 से 10 तक की ही लेनी है। 1 से 10 के बीच में जो धनात्मक सम संख्याएं आती हैं वही आपको लेना है। चलो हमने पहली ले लिया 2 4 6 8, है ना। 1 से 10 तक की, तो 10 भी ले लिया, है ना। क्या करा हमने, 10 भी ले लिया। चलो देखिए इतनी बात आपको पता चली 1 से 10 तक की।
तो 10 भी मतलब 1 भी इसमें है और 10 भी इसमें, 1 से 10 तक की, मतलब 1 और 10 दोनों सम्मिलित है। नहीं तो सोचो कि ये सम्मिलित नहीं है, ये भी इसमें 1 से 10 तक की बोला ना, तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या का समांतर माध्य। तो उसके बीच में आपको दिख रहा है कि जो धनात्मक सम संख्याएं वो एक तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और क्या है 10 है। समांतर माध्य क्या होता है? पदों का योग और नीचे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब जो आपको पद दिए हैं ये सब पद हैं, 1 2 3 6 पद हैं, तो इनका योग आपको करना है और नीचे आपको पदों की संख्या लिखनी है कि 1 2 3 4 5 की 5 यहाँ पर हैं। चलो देखो, योग 2 + 4 + 6 + 8 + 10, नीचे आपके पास कितनी है? 1 2 3 4 5 नीचे लिख दिया। ठीक, चलो देखो, ये 6 4 10 2, 6 4 10 2 12, 12 8 20, 20 10 30 बटे कितना है? 5 है। ठीक, 6 4 10 2 12 8 20 10 30, और ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 5 6 30 बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो 6 है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको 3 दिख रहा है, वही इसका बिल्कुल क्या है? राइट ऑप्शन है। आप ऐसे इसको समझ सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। कहता है शांत दशमलव संख्या में, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली, व्यक्त सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। 124/164 चाहिए, 131, ये ऑप्शन नंबर 3 है। ये यहाँ पर इसको आप जल्दी कब सॉल्व कर पाओगे? नहीं तो आप इसको डिवाइड करोगे, भाग दोगे। ठीक है, तो इसमें आपको कई बार पूछा भी जाता है कि बिना भाग के आपको बताना है कि कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। आपको भाग नहीं करना होता है, वो आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए बगैर भाग किए हुए आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार आपको शांत नज़र आता है। इसके लिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है ना, यानी कि जो आपके पास हर होता है, हर को आपको इसके फैक्टर आपको निकालने होते हैं। क्या निकालना होता है? फैक्टर, यानी कि इसका आपको गुणनखंड करना होगा, है ना। और उस गुणनखंड करने के बाद आपको चेक करना होगा कि अगर इसके गुणनखंड में केवल 5 आए या केवल 2 आए या 5 व 2 दोनों आए। क्या कहा हमने? कोई संख्या किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि हर के गुणनखंड में केवल 5 आए, 5 के अलावा कुछ ना आए, केवल 2 आए मतलब और कुछ ना आए, या 5 व 2 दोनों आए उसके अलावा कुछ ना आए, तो उस संख्या उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। एक बार फिर से बोलते हैं, आपको सुना देते हैं। मैंने ये कहा
कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसका हर के गुणनखंड में केवल 5 आता है, केवल 2 आता है या 5 व 2 दोनों आता है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके आपको हर के गुणनखंड आपको करने होंगे हर जगह। तो देखो सबसे पहले अगर हम लें 164, देखो 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2। अब तो ये कटेगा नहीं, है ना। 2 अठे 16, 2 दूनी 4, यहाँ पर देखे 2 चौको 8, 2। अब ये नहीं कटेगा, यानी कि 2 है, 2 तो 2 बार आया है और एक 41 भी आ गया है। तो 2 के अलावा और कोई आपके पास एक दूसरा नंबर भी 41 आ रहा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। हर में केवल 2 आए, देखो 2 2 और 2 के अलावा और कुछ ना है। ठीक है, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 2 कितनी भी बार आए उसका कोई मसला नहीं, 5 कितनी भी बार आए, 5 व 2 कितनी भी बार आए, इसका मसला नहीं है। मसला ये है कि और कोई नहीं आना चाहिए, है ना। चलो ये तो नहीं होगा, ये तो पहला कन्फर्म। को इसे चेक करना, कोई हल तो करना नहीं। यहाँ पे आपको 30 है, इसको देखो ये आपके पास ये आ गया, ये तो आप खुद ही देख लो। यहाँ पर 2 के अलावा एक क्या नंबर आ गया, 3 आ गया ना। 2 के अलावा एक 3 आ गया, इसका मतलब या देखो 5 3 15 2 30, इसका मतलब 5 व 2 के अलावा एक नंबर और 3 आ गया। 5 व 2 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो या 5 व 2 दोनों, इसके अलावा कुछ ना हो, है ना। तो 3 आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। को दिख रहा है, इतनी आराम से आप इसको कर पाओगे। देखो 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 5 के नंबर 5 एक 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 25, 5 के नंबर 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, है ना। 5 से 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 के नंबर 5 1 6। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पर केवल और केवल आपको 5 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। 5 की पावर 4 है इसका, है ना। तो मतलब 5 ही तो आपको है ना, 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल इसका क्या है, सही ऑप्शन है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका क्या सही ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल क्या सही है, 227/625। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आपको अगर उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे पता करना है कि किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं होगा। तो आपको ये चेक करना है कि हर का आपको फैक्टराइज, हर को आपको गुणनखंड करना है हर के। ठीक है, और फिर उसमें आपको देखना है कि क्या नज़र आता है आपको उसके गुणनखंड में, या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 आए या तो फिर 2 और 5 दोनों, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए और किसी में भी और कुछ नहीं आना चाहिए। तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा, है ना, अदरवाइज शांत नहीं होगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्न चित्र में यदि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, तो एंगल PTQ का मान होगा। चलो
देखिए ये यहाँ पर ये है P Q T, ये आपसे बोला हुआ है। क्या दिया है आपको? एंगल P O Q बराबर 110 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। चलो देखो, हमको इसमें क्या करना है, हमको PTQ ये एंगल पता करना है ना। क्या मालूम करना है हमको? एंगल PTQ ये हमको फाइंड आउट करना है। इसको कैसे कर सकते हो? बड़े आराम से इसको कर सकते हो, है ना। इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका रूल भी है ना, उस रूल को भी मैं आपको वाकिफ़ करा दूं। वो रूल क्या है कि ये इसका सेंटर है और ये वो पॉइंट है जहाँ से आपने दोनों स्पर्श रेखाओं को इस सर्कल पर खींचा हुआ है। बात क्लियर है ना। T वो पॉइंट है जिस पॉइंट से आपने इस सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींचा है। O इस सर्कल का सेंटर है। रूल ये कहता है कि आप यदि इसको इससे मिला दें या इसको इससे मिला दें सेंटर से, ये जो कोण आपको बन रहा है ना, दो स्पर्श रेखाओं को अपने एक ही पॉइंट से खींचा हुआ है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल से, है ना, इसको अगर इसके सेंटर से मिला दें, देखो तो क्या घटना हो जाती है। क्या कहा हमने? जहाँ से आपने दोनों स्पर्श रेखाओं को खींचा हो तो वहाँ पर एक एंगल बनना है, उस यानी कि एक एंगल बनना है ना। तो यहाँ पर उस बिंदु को अगर आप सेंटर से मिला दो तो क्या होता है? सेंटर विभाजित हो जाता है। सेंटर क्या हो जाता है? सेंटर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है और ये भी दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। मतलब ये एंगल दो बराबर भाग में बढ़ जाता है और यहाँ पर भी ये भी दो बराबर भाग में। ये सीधे रूल है ना। अभी मैं इसको दो मेथड से इसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको रूल समझ में आना चाहिए कि ये जो T है, यहाँ पर जो कोण आपके पास एंगल बन रहा है, ये अगर आप इसको सेंटर से मिलाओगे, है ना, तो ये इसको भी दो कोण में विभाजित, दो बराबर कोण में बांट देगा और इसको भी दो बराबर कोण में बांट देगा। इसका मतलब ये अगर 110 है तो इतना कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ध्यान से देखिए आप, यहाँ तक आपके पास बराबर का मतलब 55 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि ये आपके पास क्या है? एक स्पर्श रेखा है। क्या है? एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। और ये आपके पास के OP क्या है? एक रेडियस है, त्रिज्या है। TP स्पर्श रेखा है, OP रेडियस है। रूल सीधे रूल है, रूल ये है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। ये सीधे भी रूल है। मतलब ये वाला आपके पास 90 डिग्री है। उसी तरीके से TQ देखो, एक क्या है? स्पर्श रेखा है। OQ क्या है? OQ एक रेडियस है। तो जो रेडियस होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये भी 90 डिग्री। अब आप सीधे समझिए ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है। कौन सा समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज TPO। समकोण त्रिभुज TPO है कि नहीं? एक तो 90 है, हो ही गया ना, तो एक 90 हो गया तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब आप देखिए, इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा अभी। देखिए तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अभी मैं इसको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, डायरेक्टली इसको आप तुरंत इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अभी तो आप देखिए TPO, ये देखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल देखिए, एंगल TPO एंगल POT एंगल PTO बराबर 180 डिग्री, है ना। TPO ये वाला, है ना, और POT ये वाला, और एक PTO, ठीक। TPO आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री, POT 50
5 डिग्री, और ये देखिए PTO बराबर 180 डिग्री। ये देखिए 5 9 5 14 हो जाएगा, है ना, और प्लस एंगल PTO बराबर है 180 डिग्री। ठीक, एंगल PTO बराबर -145, एंगल PTO बराबर 10 में से 5 गया 5 बचा, 7 में से 4 चला गया, 4 3 7 बच गया, है ना, 5 5 10 के 0, 4 3 7 1 8 और 1, यानी कि आपके पास ये कितना बच गया 35। ये एंगल कितना आया 35 आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 35 है। अब रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि ये 2 बराबर भाग में क्या है बट जाता है, ये पूरा एंगल 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है अगर इसको आप इससे मिला दो ऐसे करके। तो आप चाहो तो इसको निकाल लो, नहीं तो रूल के हिसाब से ये भी 35 ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अरे वही काम यहाँ पर भी, ये वाला कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 90 है, फिर से कितना आ जाएगा 35 ही आ जाएगा अपने आप, ऐसे आ जाएगा, है ना। बता दिया हूँ आपको, तो आपको दिख रहा है। इसी प्रकार देख लो, इसी प्रकार एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल QTO बराबर 35 डिग्री होगा, है ना, QTO बराबर 35 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप देखिए, अब एंगल PTO देन एंगल QTO बराबर कितना हो जाएगा, PTO 35 डिग्री है, QTO 35 डिग्री है, और ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे PTO ये वाला, QTO ये वाला, तो दोनों में हो जाएगा ना। तो एंगल हो जाएगा PTQ, है ना, ये तो पूछा हमसे, PTQ बराबर 35 70 डिग्री, है ना। तो ये आपके पास निकल जाएगा कितना 70 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा। तो एक तो मेथड आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, अगला मेथड मैं आपको डायरेक्टली इसको आपको बता देता हूँ, आराम से इसको कर पाओगे, इतना झाम करने की ज़रूरत भी इसमें नहीं है ना। चलो देखो, आपको जो दिया है उसको मैं लिख देता हूँ पे फट से। ये है, ये 110 डिग्री है। ठीक, आपसे PT क्यों पूछा है, मतलब ये एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल, है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ। आपको मालूम है कि एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, कितनी भुजाएं होंगी 4, मतलब क्या है चतुर्भुज है। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, चतुर्भुज है। तो देखो चतुर्भुज POQT में, है ना, चतुर्भुज POQT में चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, आप सभी को मालूम है ना। तो आप देखो एंगल P, अब तो सीधे लिखते हैं ना, एंगल P धन एंगल T धन एंगल O धन एंगल ये कितना है Q है ना। ये P हो गया, ये T हो गया, ये O हो गया, और ये Q हो गया, बराबर 360 डिग्री। एंगल P ये 90 डिग्री होता है ना, आपको मालूम है ना, त्रिज्या जो है स्पर्शरेखा पे 90 डिग्री बनाती है। एंगल T यही तो मालूम, एंगल T को आप ये भी लिख सकते हो ना, एंगल PT क्यों भी आप लिख सकते हो। और एंगल O है 110 डिग्री, है ना। और यहाँ पर आपसे क्या है प्लस क्यों जो है वो 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। चलो आगे देखिए, 9 9 दूनी 18 180 प्लस
एंगल पी टी क्यू प्लस 110 बराबर 360 डिग्री। एंगल पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, मतलब इन दोनों को हमने उस साइड भेज दिया तो माइनस में हो गया। पी टी क्यू बराबर माइनस, है ना, ये कितना हो जाएगा 100 100 200 8 1 9 200 90 होगी नहीं 180 और 110 कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा। एंगल पी टी क्यू बराबर ये कितना बचेगा 360 में से 290, ये 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 60 मतलब 70 हो जाएगा, यानी कि पी टी क्यू जो होगा वो 70 होगा। और अभी हमने उससे भी 70 ही निकाला था। तो इस तरीके से इसको आप इस तरीके से भी आराम से सॉल्व, या अपने माइंड में ही सोच लो, इतना करने का उस नीड ही नहीं। आपने ये 90 है, ये 90 है, ये 110 है, 90 90 180 और 110 जोड़ोगे आपके पास 290 हो जाएगा। 360 टोटल होता, 360 माइनस 290 बराबर 70 हो जाएगा। ऐसे सोच लो, इतना करने की आपको नीड ही नहीं है ना। अगर आपको चीज़ें आ गई हैं तो आप खुद ही, में तो करना पड़ता है यहाँ पर आपको बताने के लिए कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, लेकिन आप अपने माइंड में चीज़ों को सेट कर लोगे तो आप ऐसे फटाफट बताओ किसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है एक अच्छी प्रकार फेंटी गई, एक अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से, पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। मैंने आपको बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाने, और आराम से क्वेश्चन इजी पूछा जाता है ना, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इससे आता नहीं है। एक अच्छी प्रकार फेंटी गई 52, है ना, मतलब यहाँ पर आपको अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, बस ये दो चीज़ें आपको आनी है बस इसमें। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर आप क्या है कि इक्का आने की प्रायिकता। अब आप 52 के ताश की गड्डी अगर देखोगे, 52 पत्तों की गड्डी में आपको 4 इक्के दिख जाएंगे। कितने इक्के दिख जाएंगे 4 इक्के, है ना। तो अनुकूल परिणाम आप देखोगे, अनुकूल परिणाम यानी कि इसको आप एन ऑफ ई बोलो, कितने हो जाएंगे 4 हैं, तो 4 आपको कितने हैं 4, है ना। अनुकूल परिणाम आपके पास एक निकाले हो तो इक्के कितने हैं उसमें 52 पत्तों की गड्डी में, तो 4 इक्के होते हैं ना। तो या एन ऑफ ई बराबर हमने ये घटना के घटित होने की प्रायिकता है आपके पास 4 इक्के, हमने चल लिख दिए 4 इक्के होते हैं। कुल एन ऑफ एस से इसको दिखाते हैं, कुल मतलब कुल परिणाम, इसको हम एन ऑफ एस से दिखाते हैं, और वो कितना है 52 है आपके पास। डन है। ये आपके पास जो आपसे पूछा है एक इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं। टोटल कितने जो पत्ते होते हैं ताश की वो 52 होते हैं, एन ऑफ एस से दिखाते हैं। तो घटना के जो घटित होने की प्रायिकता है वो आपके पास एन ऑफ ई बटे, है ना, ऊपर अनुकूल परिणाम नीचे कुल परिणाम, है ना। घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो इक्का आने की, है ना। तो हमने पी ऑफ ई से उसको दिखा दिया कि इक्का आने की प्रायिकता। तो ये अनुकूल परिणाम का मतलब इक्का आने है ना। तो कितने इक्के होते हैं वो हमने ऊपर लिखने हैं, नीचे आपके पास कुल परिणाम आपको नीचे लिखना होता है। हर जगह आपको अनुकूल परिणाम ऊपर लिखिए, कुल परिणाम नीचे लिख दीजिए बस आप, ठीक। बस इतना इसमें काम रहता है। पी ऑफ ई बराबर ये आपके पास 4 है, नीचे आपके पास 52 है। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 का नम 4 4 3 12, तो पी ऑफ ई बराबर 1/13, है ना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। एक इक्का आने की प्रायिकता जो है वो 1/13 है। उम्मीद है
कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे सेट नंबर 1 है ना, सेट नंबर 1 822 AV है ना, हाई स्कूल गणित 2019, इसका सेट नंबर 1 जो था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आज के इस सेशन में सॉल्व करे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इसमें सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल डेप्थ में, आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इनको आपको डेप्थ में बिल्कुल क्लियर कराया जाता है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो लोगों तक इसको पहुँचाइए। जो भी आपके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, उन तक इस चीज़ को आप पहुँचाइए ताकि वो भी अपनी तैयारी को कर सकें। झिझकिए मत, है ना। अगर आप तक ये चीज़ें पहुँच गई हैं, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हो, तो अपने दोस्तों को भी इसको बताइए। ये मत सोचो कि मैं बता दूंगा तो उनको भी इससे लाभ हो जाएगा, है ना। इस तरीके की भावनाएं आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आप लोगों तक इसको शेयर कीजिए, लोग भी इसका फ़ायदा लें, है ना। डेफिनेटली उनको इसका लाभ होगा, वो आपको अप्रिसिएट भी करेंगे, ठीक है, कि आपने ऐसी चीज़ें मेरे को बताई और मेरे तक पहुंची, मेरे को इससे बहुत लाभ हो रहा है। और ये एक अच्छी बात भी है कि अपने मित्रों तक अच्छी चीज़ों को पहुंचाया जाए। जो आपको मालूम है लोगों तक उसको आप डिलीवर करो, लोगों को आप बताओ। अपने तक ही सीमित नहीं रखना है आपको चीज़ों को, है ना। लोगों को आप बताते रहोगे, चीज़ें आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू।